Jai Hind everyone, my name is मिथिलेश साहू and I welcome you on our YouTube channel NCC Way। अगर आप NCC ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक के जितने भी NCC ABC सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हुआ है उनमें पूछे गए सारे सवाल जो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से हैं उनका कलेक्शन लेकर आया हूँ। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं, वो पार्ट 1 था FCBC का फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का, और ये पार्ट 2 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छिपाओ या आड़ क्या है। छिपाओ क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है। ये फील्ड क्राफ्ट अर्थात क्षेत्रकला से क्वेश्चन है। छिपाओ या आड़ प्राकृतिक या मानव निर्मित सहायता से दुश्मनों को धोखा देने की कला है। छिपाओ क्या है, तो छिपाओ या आड़ प्राकृतिक या मानव निर्मित सहायता से दुश्मनों को धोखा देने की कला है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों की ऑब्जर्वेशन को हराना या विफल करना होता है। हो गया पहला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, आसान लक्ष्य को किन तरीकों से इंडिकेट किया जाता है, अर्थात जो आसान लक्ष्य होते हैं उनको कैसा दर्शाया जाता है। तो जो लक्ष्य है, टारगेट है, उनका विवरण देकर दर्शा सकते हैं। आसान लक्ष्य को किन तरीकों से इंडिकेट किया जाता है पूछेंगे तो आपको बताना है। जो टारगेट है उनका विवरण दे सकते हैं कि टारगेट ऐसा है, टारगेट इतना बड़ा है, ऐसा करके बता सकते हैं। या फिर टारगेट का दिशा बता सकते हैं, टारगेट कौन सी दिशा में है ये बता सकते हैं। या फिर टारगेट का रंग बता सकते हैं, या फिर टारगेट की दिशा या रंग दोनों बता सकते हैं। तो याद रखना, आसान लक्ष्य को किन तरीकों से इंडिकेट किया जाता है पूछेंगे तो 3 तरीका होता है बोलना। विवरण द्वारा बता सकते हैं लक्ष्य को, या फिर उनकी दिशा के द्वारा, या तो फिर रंग, या फिर दिशा और रंग दोनों के द्वारा इंगित किया जा सकता है। ये हो गया, ये क्वेश्चन था आसान लक्ष्य को किन तरीकों से इंडिकेट किया जा सकता है। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कठिन लक्ष्य को इंगित करने के क्या तरीके हैं। ये भी पूछा जाता है NCC B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो याद रखना, कठिन लक्ष्य को इंगित करने के क्या तरीके हैं पूछेंगे तो आपको लिखना है रेफरेंस पॉइंट मेथड। ये पहला तरीका हो गया, रेफरेंस पॉइंट मेथड। उसके बाद दूसरा विधि होता है क्लॉक रे मेथड। उसके बाद तीसरा होता है डिग्री मेथड। उसके बाद चौथा होता है हैंड स्पैन मेथड। उसके बाद पांचवा होता है डायरेक्शन मेथड। तो रेफरेंस पॉइंट मेथड मतलब किसी महत्वपूर्ण जगह का प्रयोग करके बता सकते हैं। कल का वीडियो आपने देखा होगा, लैंडमार्क क्या है सब पूछे थे तो बताए थे। टारगेट के पास कोई सा पीपल का पेड़ है, तो जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है बोले थे, तो वो लैंडमार्क का काम किया था। तो वैसे ही समझना इसको, रेफरेंस पॉइंट मेथड किसी महत्वपूर्ण जगह, मतलब जो पीपल को जगह जगह की जगह में कल पीपल का यूज़ किए थे, पीपल के पेड़ का यूज़ किए थे, तो उसी से समझना। उसके बाद क्लॉक रे मेथड मतलब घड़ी के केंद्र बिंदु का संदर्भ लेकर बता सकते हैं। उसके बाद डिग्री मेथड मतलब कितने डिग्री पर टारगेट है यह बताकर। उसके बाद हैंड स्पैन मेथड, यह डिग्री का ही एक विकल्प होता है। उसके बाद डायरेक्शन मेथड, टारगेट किस दिशा में है ये बता सकते हैं। ऐसा कठिन लक्ष्य को इंगित करने का ये होता है तरीका लिखना। ये डिस्क्रिप्ट इसको हिंदी में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एग्ज़ाम में पॉइंट को लिखना ज़रूरी है। तो आपको लिखना है रेफरेंस पॉइंट मेथड होता है, और क्लॉक रे मेथड होता है, फिर डिग्री मेथड होता है, फिर हैंड स्पैन मेथड होता है, और डायरेक्शन मेथड। फिर अवलोकन व छिपने कंसलमेंट का क्या महत्व है, ऑब्जर्वेशन और कंसलमेंट का क्या महत्व है। तो एक सैनिक जो दोनों में प्रशिक्षित है वह खुद बिना दिखे अपने दुश्मनों को मार सकता है। ये क्वेश्चन है, अवलोकन व छुपने का क्या महत्व है। तो एक सैनिक जो दोनों में प्रशिक्षित होते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन में भी और कंसलमेंट में भी प्रशिक्षित होते हैं, वह खुद बिना दिखे अपने दुश्मन को मार सकता है। तो यह होता है इसका महत्व। उसके बाद कवर के सही उपयोग के लिए बुनियादी बातें क्या हैं, कवर के सही उपयोग के लिए बुनियादी बातें क्या हैं। तो ये भी है फील्ड क्राफ्ट से आपका क्वेश्चन। तो प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि फील्ड क्राफ्ट से क्वेश्चन है कि बैटल क्राफ्ट से। तो कवर के सही उपयोग के लिए बुनियादी बातें क्या हैं, तो जब भी संभव हो कवर के माध्यम से देखें, ना कि कवर के ऊपर से। अगर कवर के ऊपर से आप खुद देखोगे तो दुश्मन को आपके बारे में पता चल जाएगा, तो आप खुद टारगेट बन सकते हो। तो जब भी संभव हो कवर के माध्यम से देखो, ना कि कवर के ऊपर से। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक मोटा गहरा और अनियमित पृष्ठभूमि जो आपके कपड़ों से मेल खाती है वो अच्छा कवर प्रदान करती है।
इंडियन आर्मी का ड्रेस सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको जो ऊपर से देखने पे ये प्रतीत होता है कि मिट्टी कैसा है, उसी से मिलता जुलता उन लोग का ड्रेस बनाया गया है बोलते हैं। तो ये पॉइंट से वही समझना है आपको। एक मोटा, गहरा और अनियमित पृष्ठभूमि जो आपको कपड़ों से मेल खाती हो अच्छा कवर प्रदान करती है। उसके बाद आइसोलेटेड कवर पृष्ठभूमि हमेशा खतरनाक होता है क्योंकि यह दुश्मन का ध्यान आकर्षित करता है और इसे फायर ऑर्डर के दौरान आसानी से इंडिकेट किया जा सकता है। तो ये तीन पॉइंट है, याद रखना। कवर के सही उपयोग के लिए बुनियादी बातें क्या हैं, तो ये 4 पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, कोई भी चीज़ें क्यों दिखाई देती है तो आपको बताना है। शेप की वजह से दिखाई देती है, साइन की वजह से दिखाई देती है, शैडो के वजह से दिखाई देती है, उसके बाद सिल्हूट के वजह से दिखाई देती है, उसके बाद सरफेस की वजह से दिखाई देती है, फिर स्पेसिंग की वजह से दिखाई देती है, फिर स्मोक की वजह से और साउंड की वजह से, और उसके बाद है मूवमेंट की वजह से। तो इसमें 8 चीज़ होता है, 8 एस करके याद रखना। उसके बाद एक एम रहता है, ये ऐसा याद रखना। ये क्वेश्चन को याद रखने का तरीका है, 8 एस लिखना है, उसके बाद एक एम लिखना है, फिर सबका ओ लिख देना है, फुल नेम। तो एस से पहले लिखोगे शेप, फिर साइन, फिर शैडो, फिर सिल्हूट, फिर उसके बाद सरफेस, उसके बाद स्पेसिंग, उसके बाद स्मोक, फिर साउंड और मूवमेंट। तो चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, तो आकार के वजह से, चमक के वजह से, और छाया की वजह से, और छाया आकृति की वजह से, और सतह की वजह से, और रिक्तियों की वजह से, और धुआं की वजह से, और ध्वनि की वजह से, और गति की वजह से। ऐसा आपको आंसर लिखना है। चीज़ें क्यों दिखाई देती है तो ये 9 चीज़ें लिखना रहता है, आपको याद रखना। उसके बाद कॉम्फ्लेज छदावरण, मतलब छिपाव से ही रिलेटेड है। छदावरण अर्थात छिपाव से ही रिलेटेड है। तो छदावरण क्या होता है, इसमें हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। प्राकृतिक रंग और परिवेश के साथ विलय हो जाते हैं, ऐसा बोलना है। उसके बाद धीमी गति से लेकिन त्वरित क्रिया के साथ, उसके बाद चमक को नष्ट करना और छाया का उपयोग करना, ये होता है छदावरण। तो याद रखना उसको। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर एनसीसी एग्ज़ाम प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एनसीसी वे। अगर एनसीसी वे ए, बी या सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीसी वे चैनल पे जुड़िए रहिए। भू आधारित गतिविधियाँ कौन सी हैं, अगला क्वेश्चन है। डबल आधारित हो गया, मिस टाइपिंग। भू आधारित गतिविधियाँ कौन सी हैं, तो याद रखना चट्टानों पर चढ़ना, ये भू आधारित गतिविधि में कहलाता है। फिर पर्वतारोहण, ये भी भू आधारित गतिविधि है। फिर पद यात्रा, ये भी भू आधारित गतिविधि में आता है। उसके बाद साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान, ये भी भू आधारित गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद है साहसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो साहसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो आंसर लिखना है। एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना के गुणों के विकास के उद्देश्य से कराया जाता है। याद रखना साहसिक प्रशिक्षण क्या है पूछेंगे तो लिखना है एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना के गुणों को विकास के उद्देश्य से दिया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है ना साहसिक प्रशिक्षण, तो ऐसा याद रखना है आपको। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।